Good morning students. Today I will teach you SST subject chapter 22 जिसका फर्स्ट पार्ट हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। तो आइए स्टूडेंट आज स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 22 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ तक एंड हो गया था। सेकंड पार्ट शुरू करते हैं हम रिलेशनशिप अमोंग लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये क्या है हमारा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो संबंध होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। These three organs of government are interrelated. Each of them complement the work of the other two. For example, the legislature makes a law that all people earning more than rupees 1,50,000 will pay income tax. The executive will collect tax through its income tax department, and the judiciary punish a person who ought to pay income tax but fails to pay it. तो देखिए क्या करते हैं हमारे सरकार के ये तीनों अंग परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। हर अंग दो अंगों के कार्यों का पूरक होता है। उदाहरण के लिए व्यवस्थापिका कानून बनाती है कि वे सभी लोग जिनकी इनकम 1,50,000 से ज्यादा है वे करों का भुगतान करेंगे, जिसे हम टैक्स कहते हैं। कार्यपालिका आयकर विभाग के माध्यम से इन करों को एकत्र करती है और न्यायपालिका उन लोगों को दंड देगी जिन्होंने कर जमा नहीं किया है। जो लोग टैक्स डिपॉजिट नहीं करते हैं उनको दंड देने के लिए हमारी न्यायपालिका बनाई जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन। द लेजिस्लेचर इज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी द मेंबर ऑफ विच आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन इलेक्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम। इट इज वी द पीपल हु हैव गिवन दीज मेंबर ऑथोरिटी टू मेक लॉज ऑन आवर बिहाफ। दिस इज द रीजन दैट इज प्रिमेबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओपन विद दीज लाइन्स वी द पीपल ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आपने देखा होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिम्बल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिम्बल है उस पर लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट्स व्यवस्थापिका एक प्रतिनिधि संगठन है जिसके सदस्य समय समय पर लोगों द्वारा चुने जाते हैं। ये हम हैं जिन्हें इन सदस्यों को हमारी ओर से कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है। यही कारण है कि संविधान की प्रस्तावना इन पंक्तियों से प्रारंभ होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये क्या करते हैं हमारा, द मेंबर मेक्स द लॉज formulate policy on our behalf. They are elected for the limited time. The member of the Lok Sabha and state assemblies are elected for a 5-year term, while the members of the Rajya Sabha are elected for the 6-year term. Similarly, at the local level, the members are elected for 3 or 5 years. तो ये सदस्य हमारी ओर से जो कानून बनाते हैं, कार्य योजना को व्यवस्थित करते हैं, ये सीमित अवधि के लिए चुने जाते हैं। लोकसभा और विधानसभा के सदस्य 5 वर्ष से ज्यादा अवधि के लिए चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसी तरह से स्थानीय स्तर पर सदस्य 3 से 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यदि लोगों को लगता है कि सदस्य ठीक प्रकार से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनके स्थान पर नए प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं। इस प्रकार सत्ता लोगों के हाथ में होती है। नेक्स्ट आता है हमारा अवेकर्डनेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन। तो अवेकर्डनेस होती है क्या, जैसे कार्य की अकुशलता, जो कार्य सही से नहीं हो पा रहा है। अकुशलता निर्णय और उनकी पार्टिसिपेशन को कहते हैं हिंदी में सहभागिता। द machines of decision making, the participation is the democratic process. It is put in place to ensure that the legislature will look after the welfare of the people. However, many people vote with some selfish interest, the mind, for example, on caste basis, on religious basis, on religion basis, etc. The legislators thus elected try to look after the interests
of the group which elected them and forget the well-being of all people. Thus, when a railway minister belongs to a particular state, he tries introduce maximum trains in that state, and when a law minister belongs to a certain caste, he tries to make laws favorable to that caste. तो जो हमारी अकुशल निर्णय या सहभागिता होती है, स्वतंत्रता के समय लोगों को कुछ वर्ग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से अलग रखा गया था। तो निर्णय लेना और सहभागिता की क्रियाविधि एक लोकतांत्रिक प्रणाली है। निर्णय और सहभागिता दोनों को इसलिए स्थान दिया गया ताकि व्यवस्थापक लोगों के कल्याण कार्यों की देखरेख करें, जबकि कुछ लोगों की मत देने के पीछे स्वार्थी मनोवृत्ति होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, लोग जाति, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर वोट देते हैं। इस प्रकार चयनित व्यवस्थापक मात्र उन लोगों के भले के बारे में सोचते हैं जिन्होंने उन्हें मत दिया था, और अन्य लोगों के भले के बारे में वो भूल जाते हैं। इसी प्रकार जब कोई रेल मंत्री किसी विशेष राज्य से होता है तो वह अपने राज्य में अधिकांश रेल सेवाएं स्थापित करता है, और जब कोई कानून मंत्री किसी निश्चित जाति से होता है तो वह उस जाति के फायदे के लिए कानून बनाता है। नेक्स्ट आता है हमारे फ्रेंचाइजीज। अब फ्रेंचाइजी में हम क्या देखेंगे, जो हमारे मत अधिकार होते हैं। By the word franchise is meant by the right to vote in election. अब फ्रेंचाइजीज का मतलब होता है मत अधिकार, जिसका अर्थ है चुनावों में मत देने का अधिकार। Generally in a democratic country, all adult members of the society are given the right to vote in elections. This is called universal adult franchises. However, all adult members may not be given this right in certain countries. For example, in Britain, the women were not given this right in the beginning. How they enjoy this right? तो देखिए, एक कुछ निश्चित देशों में सभी जो वयस्क होते हैं, जिनकी एज 18 हो जाती है, उन सदस्यों को अधिकार दिया जाता है केवल। उदाहरण के लिए प्रारंभ में ब्रिटेन में यह अधिकार महिलाओं को नहीं दिया गया था, अब उन्हें अधिकार प्राप्त हो गया है। नंबर 1 पर आता हमारा नीड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए, भारत में हमारे क्या है, इन इंडिया ऑल पीपल अबाउट द एज ऑफ 18 years हैव टू राइट टू वोट इन इलेक्शन। व्हेन you attain 18 years, you will have this right. For this, you will have to get your name included the electoral rolls. Some people are not given this right, such as those who do not reside in India. तो देखिए, जो हमारे भारत के लोग हैं उन सभी को 18 वर्ष के कंप्लीट करने पर यह अधिकार दिया जाता है। उन लोगों का अधिकार नहीं दिया जाता है जिन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्गुमेंट असाइनमेंट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क अधिकार के विरुद्ध तर्क होते हैं। Some people say that all people should not be given the right to vote. They say that only certain sections of the people should be given this right. They give the following arguments. तो कुछ लोगों का विचार है कि सभी लोगों को मत देने का अधिकार नहीं देना चाहिए। उनका कहना है कि केवल कुछ निश्चित वर्गों को ही अधिकार देना चाहिए, जिसमें से नंबर 1 पर हमारा आता है, some people say that the illiterate people should not be given the right to vote as they cannot understand this complications of the government. We do not agree with this argument as we have. तो कुछ लोगों का कहना है कि अशिक्षित लोगों को अधिकार नहीं देना चाहिए क्योंकि वे सरकार की जटिलताओं को नहीं समझ सकते हैं। हम इस वजह से सहमत भी नहीं, क्योंकि हम देख चुके हैं कि भारत में लोग राजनीतिक तौर पर जागरूक हैं और सरकार के कार्यों का निर्णय लेने में सक्षम हैं। तो स्टूडेंट, आज के इस पीरियड में हम अपने वीडियो को यही स्टॉप करते हैं। आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आपको वीडियो को अच्छे से वॉच करना है, बुक से रीड करना है। थैंक यू एवरीवन।